Hello everyone, welcome back to this session of Indian Contracts Act. Myself Riya Shah here. तो आज जो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का सेशन. तो चलिए सेशन चालू करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक्चुअली क्या क्या कंटेन करता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. ये जो एक्ट है ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ सेल्स ऑफ गुड्स भी था और पार्टनरशिप के प्रोविजंस भी रखता था. लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अमेंडमेंट में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट से इसके जो प्रोविजंस है उसको अलग कर दिए और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को एक अलग एक्ट बना दिया. और वही हमने किया पार्टनरशिप के साथ 1932 में. तो हमने बनाया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जहाँ पे हमने इसके प्रोविजंस को भी कॉन्ट्रैक्ट से अलग कर दिया. तो अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता क्या क्या है वो देखते हैं. तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो चीज़ों से बना है. पहले तो हम बात करते हैं जनरल प्रोविजंस की और फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोविजंस की. जनरल प्रोविजंस यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं वो. और स्पेसिफिक प्रोविजन जो है उस पर हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं. पहला है इंडेमनिटी एंड गारंटी, दूसरा जो है वो है हमारा बेलमेंट और तीसरा जो है वो है हमारा एजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 में हम सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रोविजंस पे फोकस करेंगे. तो आज का जो हमारा सेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 में है. तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं अपना नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से. आई विल रिकमेंड कि आप लोग आपकी जो बेयर एक्ट है वो साथ में लेके बैठिए, ताकि मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आप साथ साथ में बेयर रीडिंग भी करते जाएंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर आएगी. तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट. उसमें ऐसा लिखा है कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे बेसिक रीडिंग से आपको दो ऑब्जर्वेशंस करनी है. पहला अग्रीमेंट और दूसरा जो है वो है उसकी एनफोर्सिएबिलिटी. चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं कि ये अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है और एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब क्या होता है. जब आप अग्रीमेंट की बात करते हैं तो हम इसको दो स्टेज में डिवाइड करेंगे. पहला है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस और जो दूसरा है वो है प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एन अग्रीमेंट. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला तू ये जो तेरी बुक है नोट्स की वो मुझे पढ़ने के लिए दे 10 दिन और उसके सामने मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा. तो ये जो उसने कहा वो है उसकी ऑफर. अब मैंने कहा ठीक है भैया, मैं अपनी बुक दे रही हूँ, मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं, फेयर इनफ. मैंने कहा ओके, ये हो गई मेरी एक्सेप्टेंस. यानी कि उसने ऑफर दिया और मैंने जब उस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो वो बन गया एक प्रॉमिस. अब वो प्रॉमिस में कंसिडरेशन क्या थी? कंसिडरेशन यानी कि हम दोनों को क्या मिल रहा है. तो उसको मिल रही है बुक और मुझे मिल रहे हैं 1000 रुपीज. तो ये प्रॉमिस को जब कंसिडरेशन मिलती है तब वो बन जाता है अग्रीमेंट. तो हमने ये समझ लिया कि अग्रीमेंट क्या होता है एक शॉर्ट टर्म में. अब हम समझ लेते हैं कि एनफोर्सिएबिलिटी क्या होता है. एनफोर्सिएबिलिटी जो है वो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है. डिफाइंड यानी कि कुछ एसेंशियल्स दिए गए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए.
ये जो एसेंशियल्स है वो एसेंशियल्स अगर फुलफिल होंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट को, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना पाएगा। एनफोर्सिबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हमें कुछ जो है वो एसेंशियल्स फुलफिल करने पड़ते हैं। तो अब हम एकदम क्विकली देख लेते हैं कि वो 5 और 6 जो एसेंशियल्स है वो एसेंशियल्स क्या क्या है। पहला तो है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या आप केपेबल हैं, यानी कि क्या आप माइनर नहीं हैं, आप अनसाउंड माइंड के नहीं हैं, आप समझ पा रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं। दूसरा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है, आप वॉलंटरीली उस कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर कर रहे हैं। तीसरा है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वो लॉफुल होना चाहिए। आप स्टेट ऑफ गुजरात में लिकर सेल और परचेज करने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का यानी कि सेल एंड परचेज ऑफ लिकर, वो यहाँ पे अनलॉफुल है। नेक्स्ट है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि तू मुझे बुक दे तो मैं तुझे एक बॉटल दूंगा। नो, बिकॉज लिकर सेल एंड परचेज इज बैन इन गुजरात, दैट मेक्स योर वेरी कंसिडरेशन अनलॉफुल। फिफ्थ जो है वो है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अगर हमारी गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसली ना बोला है एंटर करने के लिए और आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। सिक्स्थ है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो राइटिंग में और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नेसेसरी है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, लेकिन कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि वो राइटिंग में ही होना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आप ओरल बनाते हैं और रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नॉट वैलिड। तो देखिए, अभी जो हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा उसमें हमने बहुत अलग अलग टर्म्स समझी। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कंसेंट, ऑब्जेक्ट, ये सब जो चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ों को डिटेल में हमारा जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझाता है। हम एक एक करके हर इस टर्म को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो है वो हम समझेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आज के सेशन में, और अगले कमिंग सेशंस में हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने समझाया, तो जो डिटेल है वो डिटेल को समझने से पहले आपको 3 चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है वैलिड, दूसरा हो सकता है वॉइड, और तीसरा जो है वो हो सकता है वॉइडेबल, यानी कि आपके जो ये कॉन्ट्रैक्ट है उसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद या तो वो परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये कि जितने भी एनफोर्सिबिलिटी के लिए एसेंशियल्स लिखे हैं वो सारे एसेंशियल्स आपने कंप्लीट किए हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वॉइड यानी कि अगर एक भी एसेंशियल आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका हो जाएगा वॉइड। वॉइडेबल आप इन दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं, डिफाइन किया गया है 2I में। इसका जो मीनिंग है वो मैं पढ़ती हूँ कि व्हेन वन पार्टी इज एट फॉल्ट, अदर पार्टी हैज द ऑप्शन टू आइदर कीप द कॉन्ट्रैक्ट और कॉल इट वॉइडेबल। यानी कि अगर आपने मेरा लीगल मैग्जिम्स का सेशन देखा है तो उसमें मैंने वॉइडेबल का मीनिंग एक एग्जाम्पल से समझाया है, तो वही एग्जाम्पल हम वापस देखते हैं कि आपने मुझे एक पेंटिंग दी ये कह के कि वो 100 साल पुरानी है, मैंने मान लिया और मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई और मैंने वो परचेज कर ली। अब फॉल्ट पे आप है क्योंकि आपने मुझसे फ्रॉड किया, झूठ बोला। मुझे आफ्टर 10 ईयर्स पता चलता है कि वो जो पेंटिंग है वो नकली है, 100 साल पुरानी नहीं है।
तो अब वो मेरे ऑप्शन पे है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकती हूँ, यानी कि आपको पेंटिंग लौटा के मेरे को डैमेज जो है और कॉम्पेंसेशन जो है वो ले सकती हूँ, या तो फिर मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रख सकती हूँ पेंटिंग को मेरे पास ही रख के। दैट आर नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो पार्टी फॉल्ट पे है उसके पास ऑप्शन नहीं होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने का। जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है वो डिसाइड करेगा कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ना है या फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉल ऑफ कर देना है। ये बेसिक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमने 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देख लिए। अब मैंने आपको बोला था अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स but all agreements are not contracts। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये कि आपका हर एक कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होगा। डू यू अग्री विद दिस? यस, क्योंकि अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एनफोर्सेबिलिटी होने के लिए एक अग्रीमेंट तो होना ही है, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अग्रीमेंट था ही एक टाइम पे। लेकिन क्या हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? तो नहीं। अग्रीमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है। जो पहला डिफरेंस है वो तो हम एनफोर्सिएबिलिटी का देख ही चुके हैं कि एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन लॉ एनफोर्सिएबल होना चाहिए। हम एक और देखते हैं डिफरेंस, वो है इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक अग्रीमेंट बनाया, वो अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है क्योंकि सारे एसेंशियल्स फुलफिल हैं, लेकिन आपका जो इंटेंशन है वो लीगल इंटेंशन नहीं था एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। इट वॉज मेयरली अ सोशल इंटेंशन। तो क्या आप उसे कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? तो नहीं, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज एन कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने मेरे भाई को चॉकलेट दी। मैंने मेरे भाई को जब चॉकलेट दी तो मैंने उससे बोला कि अब कल पूरे दिन का जो मेरा पार्ट ऑफ काम है वो तुम करोगे। तो उसने तब तो हाँ बोल दिया कि हाँ ओके। जब नेक्स्ट दिन हुआ तो उसने काम करने से मना कर दिया। तो क्या मैं इस चीज को कोर्ट में एज अ कॉन्ट्रैक्ट बोल पाऊंगी? नहीं, ये जो है वो मेयर सोशल अग्रीमेंट था। हम दोनों का कोई इंटेंशन नहीं था इसे एक लीगल टर्म और लीगल रिलेशनशिप डिफाइन करने का। वहीं पे एक हम केस देखते हैं, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है इंटेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए। जब 2 सिमिलर नेम होते हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये एक हस्बैंड और वाइफ का केस है। तो यहाँ पे जो है ये मिस्टर बाल्फर एंड मिसेस बाल्फर ये गए थे सीलोन यानी कि श्रीलंका, बट दे आर एक्चुअली नॉट लिविंग इन श्रीलंका, दे जस्ट वेंट फॉर अ ट्रिप। जब वो सीलोन गए तब मिसेस बाल्फर को एक प्रॉब्लम हो गई, दैट इज अ हेल्थ इशू। तो मिस्टर बाल्फर ने बोला मैं अभी यहाँ से जाता हूँ वेयर वी लिव एंड आई विल पे यू 30 पाउंड्स, यानी कि मैं आपको 30 पाउंड्स मंथली दूंगा आपकी ट्रीटमेंट के लिए। तो मिसेस बाल्फर अग्रीड। जब मिस्टर बाल्फर वापस इंग्लैंड गए तब ही फॉरगॉट टू पे 30 पाउंड्स। तो क्या मिसेस बाल्फर एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकती है? The court observed that this is merely a social agreement between husband and wife. It is not a contract because वो दोनों का एक लीगल इंटेंशन नहीं था, यानी कि वो दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अगर एक भी पार्टी अपने टर्म्स को फुलफिल नहीं करती है तो वो कोर्ट में सू करेंगे। दैट मीन्स एक अग्रीमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्फोर्सिएबिलिटी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही साथ इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप किस इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये ओवरव्यू देख लिया नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का।
सो थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन. कल का जो हमारा सेशन है उसमें हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू गाइज, बाय.